नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बसंत भाग 2, क्लास 7, चैप्टर 2, दादी माँ। तो दादी माँ चैप्टर के राइटर हैं शिव प्रसाद सिंह। लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह, ये उनका पिक्चर है। तो शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 में हुआ था। 19 अगस्त 1928 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान है जलालपुर, जलालपुर बनारस उत्तर प्रदेश। मरण है 28 सितंबर 1998, 28 सितंबर 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख रचनाएं आर पार की माला, कर्मनासा की हार, दादी माँ, शाखा मृग आदि। तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची थी, उनमें से यहाँ कुछ हैं। नेक्स्ट है पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, शारदा सम्मान आदि। तो इनको अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले थे, तो सारा तो नहीं लिख सकते हैं, यस, तो मैंने कुछ यहाँ लिखा है। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 का वर्ड मीनिंग है। रेड वाला आपके टेक्स्ट बुक का वर्ड मीनिंग है। एंड जो पेज नंबर दिया है उस पेज में आपको देखना है, आराम से देखिए, मिल जाएगा। ये इसका हिंदी मीनिंग है और ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। आपकी मर्जी है, आप हिंदी से हिंदी में देखिए और हिंदी से इंग्लिश में देखिए और अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कीजिए विथ पेंसिल। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। लेखक का स्तब्ध रहना, स्तब्ध रहना मीन्स हैरान रहना, शॉक्ड रहना। दादी के स्वर्गवास का पत्र पढ़कर लेखक स्तब्ध, हैरान रह गया और दादी माँ के जीवन से जुड़ी घटनाएं चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने आने लगी। तो चैप्टर का स्टार्टिंग ही होता है कि लेखक जो है, राइटर, उनके हाथ में एक लेटर है और लेटर पढ़ते ही उनको पता चलता है उनके भाई ने लेटर भेजा है गांव से और उसमें लिखा है कि दादी माँ खत्म हो गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं, मर गई हैं। तो दादी माँ के मरने की खबर को, न्यूज को सुनकर लेखक बहुत शॉक्ड है, बहुत दुखी हो गए और उनके आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताए हुए जितने भी पल थे, टाइम था, घटनाएं, जितने भी इंसिडेंट्स थे, सारे उनके सामने, जैसे मूवी चलता है ना, यस, जैसे मूवी देखते हैं आप लोग, एक सीन के बाद दूसरा सीन आता रहता है, जाता रहता है, वैसे ये लेखक के सामने दादी माँ के साथ बिताए हुए समय जो थे, वो एकदम मूवी की तरह ही जैसे उनको याद आने लग गया। गांव का दृश्य, अचानक ही लेखक के आंखों के सामने गांव का दृश्य साकार हो उठा। आश्विन के दिन और गांव के चारों ओर पानी ही पानी का हिलोरे लेना, दूर के नाले से बहकर अनेक प्रकार की सरी गली घासों व नाना प्रकार के घास के बीजों का बहकर आना, पानी का बदबू मारना, गांव के जलाशयों सरोवरों में लड़कों का धमाके से कूदना याद आने लगा। लेखक को गांव की बातें और दादी माँ की बातें याद आने लगी, तो उसमें याद आ रहा है कि आसिन के महीने में, यस, रेनी सीजन में कितने पानी आ जाते थे और फिर वो पानी जब आते थे बाहर दूसरे गांव से, अदर नदी नालों से आते थे, तो अपने साथ बहुत ही सड़े गले घास और वेस्ट मटेरियल और बीज बहाकर लेकर आते थे और वो बहुत ही बदबू मारता था, यस, बहुत ही खराब स्मेल करता था। और जब इन जलाशयों में जो रिवर्स होते थे और पॉन्ड और लेक, उसमें बच्चे इतने धमाके के साथ एकदम चपाक करके बहुत दूर से, ऊंचाई से उसमें कूदते थे, ये सब लेखक को याद आने लगा। गांव में इन गंध भरे जलाशयों में नहाने की मुख्य चाह सभी में विद्यमान रहती थी, लेकिन लेखक को बचपन की वह घटना भी याद आती है कि एक बार उसे ज्वर हुआ था, यस, ज्वर था, तो वह इस जलाशय में नहाने का आनंद ना ले सका, तो उसे कितना दुख हुआ था। ज्वर मतलब फीवर, ओके। लेखक याद करते हैं कि वो जलाशय जो होते थे,
जो पानी से एकदम भर जाता था। उन जलाशयों में हर बच्चा, हर आदमी नहाना चाहता था। एक बार लेखक को फीवर हो गया तो लेखक उस टाइम, उस सीजन में उतना मजा नहीं कर पाए। इसके कारण लेखक को बहुत दुख हुआ था। ये बातें लेखक पास्ट में जाके याद कर रहे हैं। फाइन। देखो, लेखक वो याद कर रहे हैं कैसे लड़के एकदम दिन दिन भर हुड़दंग मचाते थे, फुल ग्रुप का ग्रुप कैसे एकदम छपाक छलांग मारते थे। देखो कैसे धड़ाम से ऊपर से हाइट पे जाके नीचे कूद रहे, है ना। इसलिए मैंने ये सारी पिक्चर्स लगाई हैं। शायद आप लोग भी ऐसा करते हो। यस। यस, ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 और 5 का पिक्चर है। जैसा कि मैं पहले बताई, रेड वाला आपके टेक्स्ट बुक का है, ये हिंदी और ये इंग्लिश मीनिंग है। फाइन। दादी माँ का व्यक्तित्व। अब लेखक बताते हैं कि आखिर दादी माँ का व्यक्तित्व, कैरेक्टर कैसा था, वो दिखती कैसी थी। तो दादी का दुबला पतला शरीर, सफेद किनारी हीन धोती पहने, सन मतलब जूट से सफेद बाल व उनसे ताजे पानी की बूंदों के टपकने का दृश्य लेखक की आंखों के सामने छा गया। लेखक बताते हैं उनकी दादी जो थी बहुत ही दुबली पतली थी, मतलब बहुत ही पतली थी, कमजोर टाइप की। और वो सफेद किनारी हीन में मतलब जैसे आपकी मम्मी लोग पहनती होगी साड़ी, देखो उसमें काफी सारे डिजाइन्स होते हैं, बॉर्डर होते हैं, है ना। लेकिन लेखक बता रहे कि मेरी दादी जो साड़ी पहनती थी उसमें कोई बॉर्डर नहीं होता था, वो सीधा सफेद वाइट कलर का वो साड़ी पहनती थी, लाइक धोती। यस, धोती पहनते हैं ना, धोती कुर्ता। तो वही बोलिए किनारीहीन, मतलब विदाउट एनी बॉर्डर धोती पहनती थी। और उनके बाल जो हैं वो काफी एकदम सफेद वाइट थे। और वो सुबह सुबह नहा के जब आती थी तो वाइट वाइट हेयर, वाइट कपड़े, सब कुछ, और बालों से पानी टपकना, ये दृश्य, ये सीन जो है लेखक के आंखों के सामने आ गया। दादी माँ का स्वभाव, अब उनका बिहेवियर कैसा था वो बता रहे हैं। अब मैं दादी माँ के बारे में कुछ बताता हूँ। देखो, लेखक ने जैसा बताया कि एकदम वाइट से बाल थे, एंड वाइट वाइट धोती जैसा वो साड़ी पहनती थी, एंड बहुत ही दुबली पतली थी। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पिक्चर है। स्नेह सिक्त भाव। जब लेखक बचपन में एक बार बीमार हो जाता है तो बार बार उसके माथे माथे मतलब फोरहेड, ओके, माथे, पेट और पांव को छूती व ज्वर मालूम करती। लेखक बता रहे कि एक बार मैं बचपन में, यस, अपने चाइल्डहुड में बीमार हुआ था, और मेरी दादी मुझे बार बार मेरे हेड को, मेरे स्टोमक को और मेरे लेग को बार बार छूती थी, टच करती थी। और फीवर कितना है वो उनको छूने से ही पता चल जाता था। कोई थर्मामीटर और ये वो नहीं चाहिए। किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरों की मिट्टी लाकर माथे पर लगाती व मुंह में डालती। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। लेखक बता रहे हैं कि मतलब अगर कोई बीमार हो जाए, और लेखक अपने साथ हुए इंसिडेंट्स को ही याद कर रहे हैं कि मैं बीमार हुआ था तो दादी कितनी परेशान थी, मतलब दिन रात। यस, देखो बीसों बार वो बार बार हाथ पैर पेट और इसको उसको टच करना। उसके बाद कहीं शक्तिधारी, मतलब कहीं होता है ना गांव में, टोटके अपनाते हैं या कहीं से मंत्र वंत्र फुकवा के लाते। तो वो बोले कहीं से मिट्टी विट्टी भी लाके सिर पे लगा दिया, कभी थोड़ा सा मुंह में डाल दिया। दालचीनी, अगर फीवर ठीक नहीं हो रहा है तो दालचीनी का लेप लगाती थी वो सिर पर। और दिन भर वो दिन रात चारपाई, ये दिन रात, कोई टाइम नहीं था कि सिर्फ मॉर्निंग और नाइट, नहीं, दिन रात चारपाई के पास, उनके पास ही बैठी रहती थी। तो इतना केयर, इतना प्यार करती थी दादी लेखक से। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि
लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। लेखक बता रहे खुद जो करती ही थी, लेकिन एकदम छौंका लगा के, यस, नीम के पीपल के पत्तों से का छौंका मार के, ताकि पानी, यस, अभी आप लोगों ने देखा होगा पेंडेमिक टाइम था, कोरोना टाइम, तो तुलसी का इसका उसका काढ़ा पी रहे थे। तो वही लेखक भी बता रहे पीपल के पेड़ों के पीपल के छाल से छौंका लगाना है, उसको तड़का मारना है, ओके। और मूंग दाल, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही बहुत वीक हो जाता है, यस, कोई खाना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मूंग दाल का खाना बहुत ही स्मूथ, बहुत ही लिक्विड वाला ऐसा बनाए तो बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। तो खिचड़ी खाना है, पोंगल खाना है, वो भी मूंग दाल का, और वो भी एकदम दाल गल जाना चाहिए, यस। तो इस तरह की बातें लाखों, लेखक बोले एक दो नहीं, लाखों प्रश्न पूछ के वो पूरे घर वाले को परेशान कर देती थी, यस। केयर तो केयर करती थी, लेकिन इतने क्वेश्चन, इतनी देखभाल, इतना केयर कि वो ओवरडोज हो जाता था, और फुल फैमिली को वो परेशान कर देती अगर कोई बीमार हो जाता तो। दादी माँ को गंवई गांव के पचासों किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती, और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। लेखक बोले सिर्फ घर में ही नहीं, गांव में भी कोई बीमार हो तो वो वहां पहुंच जाती और उनके हाथ पैर को छूकर कौन सी बीमारी है, मलेरिया है, सरसाम है, निमोनिया है, क्या है, वो उनको देखकर ही, छू कर ही पता कर देती और बता देती कि तुम्हें ये बीमारी है। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज रोज महामारी, जो अभी कोरोना टाइम आपने समझा ही देखा ही क्या हुआ था, महामारी और विसूचिका हो गया पैंडमिक टाइम। ऐसी बीमारियां क्या होती हैं कि बहुत बड़े रूप में और बहुत तेजी से फैलती है, और हजारों लाखों लोग मरते चले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तुरंत के तुरंत कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं होता है। इसलिए इसे बोला जाता है महामारी, यस, जो कि अभी हमने देखा कोरोना, यस। तो लेखक बता रहे कि अगर कोई महामारी, क्योंकि उस टाइम जब लेखक ने स्टोरी लिखा है उस टाइम महामारी बहुत फैलती थी, मलेरिया हो गया, चेचक हो गया, ये सब बहुत बड़ी बीमारी थी उस टाइम, और ये महामारी के रूप में ही फैलती थी, फाइन। तो ये लेखक बता रहे अगर कोई महामारी फैल गई हो तो बस तब तो क्या ही कहने हैं। दिनों विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप। लेखक बोले कि सुबह उठने के बाद ही लौंग, यस, लवंग और गुड़ मिश्रित जागरी, यस, जो मीठा होता है, मीठा और लौंग सब मिक्स करके वो पानी पीना है। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्र या शहद का खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से साबू या खिचड़ी, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और दवाई भी दे देते हैं। बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक बोले कि जो मजा मुझे दादी के टाइम में आता था, तो मेरा मन होता था कि हाँ मैं कभी बीमार हूँ, दादी मेरा ख्याल करे, मुझे टाइम टू टाइम खाना पीना ये वो केयर और प्यार, लव मिले। लेकिन लेखक बोले अब भी मैं बीमार होता हूँ, और मेरा प्रॉपर केयर भी होता है, मेरे सर्वेंट पानी वानी दे जाते हैं, खिचड़ी विचड़ी सब, और डॉक्टर भी आते हैं देख जाते, लेकिन पता नहीं अब मेरा मन नहीं होता कि मुझे बुखार लगे और मैं बीमार हूँ। उपरोक्त बातें उनका दूसरों के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है। लेखक इस तरह ये एग्जाम्पल देके प्रूव करना चाहते कि उनकी दादी कितनी कितनी अच्छी थी, कितना लोगों का ध्यान रखती थी, सिर्फ अपने घर वालों का, फैमिली मेंबर्स का नहीं, बल्कि पूरे गांव का। ये ये देखिए, दादी माँ खिचड़ी में दाल गला की नहीं, ये वो, और बच्चे के जो बीमार हुआ लेखक तो उसके पास ही दिन रात बैठे रहना, उसको दवाई देना, हाथ पैर पेट छूते रहना कि अब कम हुआ कि नहीं, यस। इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है।
ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 का वर्ड मीनिंग है एंड ये पेज नंबर 6 का वर्ड मीनिंग है। वाणी में शासन की सी कठोरता। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निगसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब चिल्ला रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। लेखक बोले कि जब मैं एक दिन घर वापस आया तो मैं देख रहा हूं कि दादी किसी पे चिल्ला रही है। तो कौन थी वो रामी की चाची थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादी किस पे चिल्ला रही थी। तो रामू की चाची पे, एंड चाची का नाम क्या है, धन्नो। यस, ये सब आपके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो दादी चिल्ला रही थी क्योंकि धन्नो ने दादी से पैसे लिए थे सूद पर। यस, जैसे लोन होता है ना, दादी से लोन लिया था धन्नो ने, रामी की चाची ने। तो दादी उस पर चिल्ला रही थी, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, बस जब तुम्हें चाहिए था नाक रगड़ती हुई आई थी, किसी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, मैंने दिए थे, और मुझे आज के आज चाहिए। और बोलती है, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, फसल तो आके कट के खत्म हो गई। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी उस पे इतना चिल्ला रही है, इतना रूडली बात कर रही है। अब देखिए, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। रामी की चाची जो है अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपना आंचल पकड़ के दादी के पैरों पे गिरने के लिए ऐसे झुक गई और बोलती है, बिटिया की शादी है मालकिन, आप मदद नहीं करेंगी, दया नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। उस बेचारी का निस्तार, उस बेचारी का उद्धार, मतलब उसका भला कैसे होगा, आप ही से तो उम्मीद है। यस, रामी की चाची जो है धन्नो, वो ये एक्सक्यूज दे रही है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जब वो उसके पैरों को छूने के लिए आगे आई ना, माफी मांगने के लिए, तब दादी ने उसे मतलब दुत्कार दिया, हटा दिया, हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी। लेखक बोले, मैंने ये देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने दादी को उसे हटाने छोड़ने के उससे बोला, जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। यस, लेकिन दादी को देखो, कोई दया नहीं आई। जाने दो दादी, लेखक फिर से बोले, जाने दो दादी, मैंने इस प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। ये राइटर ने बोला, चल चल, चला है समझाने। दादी को लेखक की बात को सुन के और गुस्सा आ गया और दादी लेखक को भी झिड़कती, लेखक पे भी गुस्सा हो गया, चल चल, आया है बड़ा समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी वाणी में शासन की सी कठोरता थी और लेखक भी चुपके से वहां से खिसक लिए, भाई दादी नहीं सुनने वाली है किसी की। तो लेखक बोल रहे हैं, इससे पता चलता है कि दादी दादी की वाणी में कितनी कठोरता थी। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पिक्चर है। ये दादी माँ है और ये रामू की चाची धन्नो है। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 का वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट है, पर दुख पर कातर होना, परोपकारी। दादी ऐसा नहीं है कि कठोर ही थी, वो बहुत परोपकारी भी थी, दूसरे का मदद भी करती थी। उसके लिए लेखक एग्जाम्पल दे रहे हैं। दादी माँ में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका मन किसी के दुख को देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। लेखक को एक दिन रामू की चाची धन्नो रास्ते में मिल गई, जो दादी को कोसने की बजाय उसके लिए मंगल कामनाएं कर रही थी। लेखक को इस पर आश्चर्य हुआ। कारण पूछने पर धन्नो ने कहा, लेखक को वो बातें याद है कि कैसे क्या हुआ था, कैसे धन्नो पे दादी चिल्ला रही थी। एक दिन रास्ते में धन्नो मिली लेखक को और लेखक को वो बताने लगी और बोलने लगी, आपकी दादी महान है, उसकी
भगवान उनको लंबी उम्र दे, ऐसी मंगल कामनाएं करने। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ, शॉक्ड हो गए। उस दिन तो दादी इसको गालियां दे रही थी और ये इस दादी के लिए मंगल कामना कर रही है। तो लेखक ने उनसे कारण पूछा, तो धन्नो ने बताया। अब धन्नो क्या कही, ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 का वर्ड मीनिंग है। दादी धन्नो के घर उसकी लड़की के विवाह के लिए शुभकामना देने गई। लेखक को धन्नो बता रही है कि धन्नो के घर आई थी दादी शुभकामना देने के लिए, बेटी के विवाह के लिए। फन। धन्नो के अनुसार दादी ने न केवल उसका सारा ऋण माफ किया, बल्कि लड़की की शादी हेतु 10 रुपये का शगुन देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। लेखक को धन्नो बता रही है कि दादी माँ मेरे घर आई थी, पता है आपको, और उन्होंने मेरे सारे ऋण माफ कर दिए, जितना भी कर्जा था, सूद लिया था मैंने, उन्होंने सब माफ कर दिया। क्या इस पे बिलीव किया जा सकता है? जो कि उतना चिल्ला रही थी, मुझे नहीं पता, तुम मेरे पैसे दे दो, उन्होंने फुल का फुल माफ कर दिया। और बोलिए यहाँ सिर्फ यही नहीं, वो मेरी लड़की की शादी है तो उन्होंने मुझे 10 रुपए का शगुन भी दिया। उस टाइम 10 रुपए बहुत होते थे। धन्नो बता रही है कि उन्होंने माफ तो कर ही दिया, उन्होंने मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा भी दिए। और दादी ने बोला, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 5-10 रुपये के लिए जग हंसाई ना हो, क्योंकि वो दूसरे जगह से आएंगे तो कुछ कमी ना रह जाए, इसलिए अगर तुम्हें और चाहिए होगा तो तुम बता देना। मतलब दादी का ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें और चाहिए होगा तो और मांग लेना, लेकिन जग हंसाई ना हो, हमारे गांव का नाम ना खराब हो। इससे स्पष्ट होता है कि दादी परोपकारी होने के साथ साथ ऊपर से कठोर लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल स्वभाव की थी। लेखक बता रहे, देखा, दादी जो है सिर्फ ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से बहुत मतलब बहुत कोमल है, बहुत, उनका स्वभाव जो है बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए लेखक के घर, वो धन्नो के घर दादी आई एंड धन्नो को दादी ने पैसे भी दिए, गिफ्ट भी दिए और बोला और चाहिए होगा तो तुम मुझे और बता देना, इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट और जो बचा हुआ है, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है तो सेकंड पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी। आज जितना मैं पढ़ाई हूँ उससे रिलेटेड एक्टिविटी करा रही हूँ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, महामारी शब्द से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट है ए, ऐसी बीमारी जो केवल एक गांव में फैले। बी, ऐसी बीमारी जिसमें अधिक संख्या में लोग मर रहे हों। सी, ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना हो। यस, यस, बी इज करेक्ट आंसर। आपको अभी जस्ट ही आपने 2020-21 में देखा है कि ऐसी बीमारी जिसमें लाखों लोग ऐसे ही मर रहे थे बिना इलाज के, है ना, सिर्फ एक गांव में नहीं फैला था। यस, और तो बी इज करेक्ट आंसर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था? माँ करती थी, दादी माँ करती थी और घर का नौकर करता था। यस, चैप्टर का नाम ही क्या है, दादी माँ, तो दादी माँ ही करती थी। बी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सी, महामारी या विषुचिका के दिनों में दादी माँ कैसा पानी पीने को देती थी? लवंग और गुड़ मिश्रित जल, शीतल जल और तेज गर्म। यस, क्या देती थी? याद है मैंने बोला था कि हम लोग भी कोरोना के टाइम में काढ़ा वाढ़ा पी रहे थे। ये इज करेक्ट आंसर, लवंग और गुड़ मिश्रित जल देती थी। नेक्स्ट है, रामू की चाची का नाम डैश था, सन्नो, बन्नो, धन्नो। यस, याद है, चल मेरे धन्नो, सी इज करेक्ट आंसर। सन्नो बन्नो कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ देखो फर्स्ट लेटर मैंने चेंज किया है। यस, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेखक को अब बुखार हो जाए तो उसे अच्छा क्यों नहीं लगता? यस, क्यों नहीं अच्छा लगता? ए है, दादी माँ का प्यार प्राप्त नहीं होता। बी है, सही दवाई नहीं ले पाता और उसका कार्य रुक जाता है। तो क्या होगा? चैप्टर के अनुसार आपको देना है आंसर।
यस, ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि दादी माँ नहीं है तो दादी माँ का प्यार नहीं मिल पाता है, वो जो एक्स्ट्रा केयर करती थी वो नहीं मिल पाता है, इसलिए अब उनका मन नहीं होता कि अब उनको बुखार हो और वो बीमार हो। फाइन, ए इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।